हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीडे। दिस इज कृतिका खंडेलवाल। आज इस वीडियो में हम अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टर्म्स अकाउंट्स में बहुत बार यूज होते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली। सो हम एक एक करके एक एक टर्म्स को समझते हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट जो कि दो पार्टीज के बीच में हुआ हो और जिसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करा हो। पहली बात है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी चीज़ों को हम लोग एंटर करते हैं? सिर्फ वो वाले ट्रांजैक्शन को जो कि मॉनिटरी टर्म्स में जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट्स की डेफिनेशन में देख चुका है कि जो भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट जिसको कि हम मॉनिटरी टर्म्स में हम जिसको मेजर कर सकते हैं, सिर्फ हम वो वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट को हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स का रूल है। नेक्स्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई भी अगर हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करने का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों पे इम्पैक्ट करना, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटीज़। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ चुका है कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करेगा। वो हमारी या तो एसेट्स या लायबिलिटीज़ को या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इनको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारा जो सेकेंड टर्म है दैट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये होता है कोई भी अगर बिजनेस होगा तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमको उसमें कोई ना कोई हमको पैसा लगाना पड़ेगा। अब वो पैसा या तो कोई एक इंसान लगा सकता है या दो इंसान लगा सकता है या कई सारे लोग लगा सकते हैं। अगर वो एक लगाता है तो वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। अगर वो दो या दो से ज़्यादा लोग लगाते हैं तो पार्टनरशिप भी हो सकता है, कंपनी फॉर्म भी हो सकता है। ये हम आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो कंपनी फॉर्म में हो चाहे वो पार्टनरशिप के फॉर्म में हो, तो कोई भी बिजनेस बिना पैसा लगाए हुए स्टार्ट नहीं हो सकता है। अभी जो पैसा होता है वो दो फॉर्म में लग सकता है, या तो मैं कैश लगाऊं और या तो मैं काइंड के फॉर्म में लगाऊं। अकाउंट्स में काइंड के फॉर्म में लगाने का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस में कोई बिल्डिंग लगाई है, मैंने अपने बिजनेस में कोई स्टॉक डाला है, मैंने अपने बिजनेस में कंप्यूटर लगाया है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ये सब चीज़ें होती है काइंड के फॉर्म में। मतलब कोई भी चीज़ के थ्रू पैसा लगाना अगर वो कैश के फॉर्म में नहीं होता है तो हम उसको अकाउंट्स में बोलते हैं काइंड के फॉर्म में लगाना। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पैसा लगाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपिटल आप स्टार्टिंग में भी लगाते हो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तब भी, और साथ में आप कई बार पूरे फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप कई बार थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हो, साथ में निकालते भी हो। तो जो आप पैसा लगाते हो बीच बीच में उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैपिटल का मतलब सिर्फ वही होता है जो शुरुआत में लगता है। एक बिजनेस में बीच बीच में भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और जो उसका ओनर रहता है वो पैसा उसमें लगाता है बीच बीच में। तो इस पूरे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो एक कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, और कोई भी एसेट्स के फॉर्म में जिसका मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा? काइंड के फॉर्म में जिसका कि कोई भी मनी वैल्यू होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस हमारा है तो हम साल के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम कई बार उसमें से पैसे हम विड्रॉ भी करेंगे। अब वो जो विड्रॉल हो सकता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो भाई मैंने उसको कैश के फॉर्म में विड्रॉ कर लिया या तो मैंने उसको काइंड के फॉर्म में विड्रॉ करा। काइंड के फॉर्म में मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल जो समझ लो मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो स्टेशनरी का बिजनेस है, मुझे घर में स्टेशनरी चाहिए होती है, तो मैंने क्या करा? मैं कुछ रजिस्टर्स, कुछ कॉपी, कुछ पेन्स मैं घर लेकर के गई अपने बिजनेस से। तो बट ऑब्वियस है मैं बिजनेस को पैसा तो दूंगी नहीं, है ना, मैं अपने रजिस्टर्स उठा के ले जाऊंगी क्योंकि बिजनेस मेरा ही है। तो इस वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? काइंड के फॉर्म में विड्रॉ करना। कभी कभी मेरे को पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं पैसे किस में से निकालूंगी? अपने बिजनेस में से निकालूंगी। तो वो जो बिजनेस जो अपने कैश के फॉर्म में जो अपने बिजनेस से जो अपने पैसे को विड्रॉ करा है, तो उस वाले विड्रॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज ड्रॉइंग्स। तो अमाउंट विड्रॉ
और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर। उस बिजनेस का जो भी ओनर है वो कैश या काइंड के फॉर्म में अगर वो कोई भी अमाउंट को विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस वाले अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो बेसिकली अगर कोई ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, चाहे वो शुरुआत में या साल के बीच में, हम उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स, हम उसको बोलेंगे कैपिटल। और अगर कोई भी ओनर किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ को विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसके लिए मेन चीज़ क्या है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटीज़। देखिए लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई भी बिजनेस को अगर मैं ओपन करके रखूँगी तो कई बार हम पैसे हम हाथ के हाथ देते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गुड्स परचेज कर ली है, ठीक है, पर मैंने जो उसका पैसा है वो मैंने हाथ के हाथ नहीं दिया, मैंने उसको बोला यार मैं तेरे को 10 दिन में पैसे देता हूँ, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या हो गया, ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस को उनको पैसा देना नहीं है, आज नहीं तो कल उनको पैसा देना ही है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है, एक बिजनेस जिनको अपने अमाउंट को ओ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमने देखा गुड्स परचेज अगर हमने क्रेडिट में करा हो। दूसरी चीज़ कैसी हो सकती है, एक बिजनेस ने लोन ले रखा हो, अब वो लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो जो लोन है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है ना, वो ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में भी हो सकता है ना, ये सब टाइप्स के लोन हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी बिजनेस लोन ले रहा है जिसको उसको बाद में चुकाना है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज़ बोलेंगे। तीसरा फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने अपने जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं मैंने उनको सैलरी नहीं पे कराई 2 मंथ्स की, ठीक है, उनको 2 मंथ्स की जो सैलरी है वो मैंने पे नहीं करा है, तो ये भी क्या हो गया, ये बिजनेसमैन को देना तो है, ये ओनर को देना तो है आज नहीं तो कल, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट जो होता है वो भी एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने एक अकाउंट्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि भाई जो भी प्रॉफिट होता है, अगर एक बिजनेसमैन अगर एक ओनर अपने अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा, अगर लॉस होगा तो वो बेयर कौन करेगा, ओनर बेयर करेगा, अगर प्रॉफिट भी होगा तो वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा ओनर को। तो जो एक प्रॉफिट होता है वो भी एक बिजनेस के लिए क्या होता है, वो भी एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, पर ये बात अलग है कि वो इंटरनल लायबिलिटी होता है, ठीक है, वो बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी है। ये वाली जो बाकी सब चीज़ें वो सब कैसी लायबिलिटी है, वो सब आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। अब देखिए जो लायबिलिटीज़ होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है करंट, एक होता है नॉन करंट। सिंपल, हम इसको बहुत सिंपल करके हम समझते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस को पैसा अगर उसको देना है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर तो हम ऐसी लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और अगर हमको एक बिजनेस को अगर कोई भी पैसा देना है 2 साल या उसके बाद कभी भी 10 साल 15 साल 20 साल तो हम ऐसी लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट मतलब क्या हो गया, करंट मतलब जो हमको अभी अभी चुकाना है 1 साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मुझे क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को पैसा हम 1 ईयर के अंदर दे देते हैं जनरली, तो हम लोग क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। अब सैलरी का पैसा है वो ऑब्वियसली हमको 1 साल के अंदर देना है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। अब लोन है भाई, वो मैंने जो लोन लिया उसकी किस्तें 15 साल जाती रहेंगी तो हम ऐसे लोन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लायबिलिटीज। तो बेसिकली लायबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है, कोई भी बिजनेस में जो भी अमाउंट ओ कर रखा है हमने किसी और इंसान को तो हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे। और नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस ने ओन कर रखी है, इट गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। देखिए हम लोगों ने समझा था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के बीच में पहली बात है 2 फर्क होता है। एक्सपेंसेस जो होता है वो हम लोग क्यों करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस करने से हमको कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल रेंट पे करना, सैलरी पे करना, है ना, तो ये सब कुछ से हमको कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा। पर एसेट्स की एक खास बात क्या होती है, अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं खर्चा कर रही हूँ तो उसका बेनिफिट मेरे को आने वाले कई सालों तक मिलेगा। आने वाले 1 साल भी हो सकता है या आने वाला 4 5 6 10 साल 15 साल 20 साल भी हो सकता है। तो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एसेट्स। तो इट गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का एसेट्स क्या हो गया, जैसे अगर मैं बोलूँ मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करा है, तो भाई बिल्डिंग नॉर्मल सी बात है मेरे एक्सपेंस तो हुआ नहीं, बिल्डिंग इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ ओन्ड बाय बिजनेस, क्योंकि ये मेरे को बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। मैंने आज खरीदी है तो शायद 15-20 साल में अपना ऑफिस उसी बिल्डिंग में चलाऊंगी, है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में भी दो होता है, पहली बात है एक्सपेंसेस तो आप हटा दो, क्योंकि एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट देता है। अगर कोई भी एम्प्लॉई है, अगर उसने आपका 1 महीने अगर काम करा तो 1 महीने की आप उसको सैलरी दे देते हो। अगर मैंने कोई भी बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा है तो मैंने 1 महीने उस बिल्डिंग में रही, इसलिए मैंने 1 महीने का रेंट पे कर दिया, तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। बट अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स में भी लायबिलिटीज़ की तरह 2 टाइप्स होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप होता है करंट और दूसरा टाइप होता है नॉन करंट। तो इसमें भी वही वाला स्लैब लगेगा 1 फाइनेंशियल ईयर और 1 से ज़्यादा, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर या उससे ऊपर। देखिए अब इसमें भी क्या होता है, अगर कोई भी एसेट अगर मेरे को 1 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए अगर मेरे को बेनिफिट देता है तो मैं उसको क्या बोलूँगी, मैं उसको बोलूँगी करंट एसेट। और अगर कोई भी अगर प्रॉपर्टी अगर वो मेरे को 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक के लिए अगर मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है तो मैं उसको क्या बोलूँगी, मैं उसको बोलूँगी नॉन करंट लायबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैश की बात करूँ, बैंक की बात करूँ, तो ये सब चीज़ें क्या होती है। अगर मैं डेटर्स की बात करूँ तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब हमारे हो गई करंट एसेट्स। और वही अगर हम बिल्डिंग प्रॉपर्टी एसेट्स की बात करें या हम अगर कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, तो ये सब कुछ क्या हो गए आपके नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि आपको 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक के लिए वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टर्म है रिसीट्स। देखिए रिसीट्स का मतलब क्या होता है, रिसीट्स का मतलब पहली बात है 2 चीज़ों के लिए होता है। एक तो जो आपको प्रेजेंट में जो आपको रिसीट हो चुका है, और दूसरी चीज़ जो आपको फ्यूचर में आपको रिसीव होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल। तो ये सब कुछ मिला के हमारी क्या बनती है, रिसीट्स बनती है। तो रिसीट्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें 3 चीज़ें कवर होती है। देखिए कौन सी 3 चीज़ें, पहली बात एक बिजनेस में आपको रिसीट, अगर आप एक लॉजिकली समझेंगे तो एक बिजनेस में आपको रिसीट किन चीज़ों से होती है। पहली चीज़ अपनी गुड्स बेच करके, जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे हो, है ना, जो भी चीज़ का आपका स्टॉक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा स्टेशनरी बिजनेस है तो हम डील भी किसके अंदर कर रहे हैं, स्टेशनरी गुड्स में, तो हमको पैसा भी किससे मिलेगा, स्टेशनरी गुड्स को बेच करके। दूसरी चीज़ सर्विसेज के बदले, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं डॉक्टर दे रही हूँ और मैं अपने पेशेंट्स को देखती हूँ, तो पेशेंट्स को देखने के बदले जो मेरे को पैसा मिलता है वो भी मेरी क्या होगी, रिसीट्स होगी। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, कभी कभी जो हमारे बिजनेस में एसेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यार मेरे को अपना ऑफिस अब चेंज करना है, तो मैं अपनी क्या करूँगी, मैंने अपनी पुरानी जो बिल्डिंग है मैंने उसको बेच दिया और मैंने एक नई बिल्डिंग परचेज करी, लेट्स सपोज। ठीक है, तो जो मैंने अपनी पुरानी बिल्डिंग को जो बेचा, इसके बदले मेरे को कोई ना कोई पैसा मिलेगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीट्स बोलेंगे। तो बेसिकली एक बिजनेस में इन 3 चीज़ों के अलावा और कोई भी रिसीट नहीं होती है। या तो हमको रिसीट होती है गुड्स को बेचकर या सर्विसेज को दे करके, और या तो कोई भी एसेट को बेच करके। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है रिसीट्स। अभी दूसरी चीज़ हमारी होती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब जस्ट रिसीट से ऑपोजिट होता है एक्सपेंडिचर। अब आप एक्सपेंडिचर आप क्यों करते हो, सिंपल 3 चीज़ों के लिए। या तो हम गुड्स को खरीदेंगे, कौन से गुड्स को, जो हमको बेचना है। अगर मैं स्टेशनरी में डील करती हूँ तो वो मैं स्टेशनरी गुड्स को खरीदूंगी भी, तो जो मैं खरीदने के लिए जो मैं पैसा लगाऊंगी गुड्स परचेज करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। या तो सेम ऐसे ही मैं कोई सर्विसेज को देने के लिए भी मैं पैसा लगा सकती हूँ, तो वो भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। या तो मैं कोई भी एसेट्स को परचेज करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल इससे पहले मैंने जो एसेट्स को मैंने बेचा था, ये जो मैंने बिल्डिंग को बेचा था, ये मैंने खरीदी भी तो होगी ना, तो जब मैंने खरीदी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जब मैंने उस एसेट को बेच दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, उससे जो हमको पैसा आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीट्स बोलेंगे। तो बेसिकली आपका एक्सपेंडिचर 3 फॉर्म में होता है, या तो जो आपको गुड्स बेचने हैं उनको परचेज करने में, या तो आपको जो सर्विसेज देनी है उनके लिए जो आप लायबिलिटी इनकर करते हो, और या तो आप कोई भी एसेट्स को जब परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, बिल्डिंग या कोई भी चीज़। ठीक है, तो हम ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो कोई भी अमाउंट स्पेंड, अब इसमें भी 2 चीज़ें होती है, या तो प्रेजेंट और या तो फ्यूचर। तो अगर प्रेजेंट में होता है तो हम उसको बोलते हैं अमाउंट स्पेंड,
और अगर कोई फ्यूचर के लिए होता है जो आप अमाउंट ओ करते हो बट आपने अभी तक पे नहीं करा है, तो हमने अभी अभी पढ़ा, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, जो हमने पे नहीं करा, हमको पे करना है, जैसे अगर हमको 2 महीने की सैलरी को पे करना है पर हमने पे नहीं करा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अगर हमने कोई गुड्स को परचेज करा है क्रेडिटर्स से बट हमने उनको पे नहीं करा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। तो कोई भी अमाउंट स्पेंड या कोई भी लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स, एसेट्स या सर्विसेज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है सिंपल, अगर आपको कोई भी बिजनेस को चलाना है, तो इस बिजनेस को चलाने के लिए इसके पीछे आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बिल्डिंग खरीद कर, अगर आपके पास बिल्डिंग खरीदी हुई नहीं है तो आप उस बिल्डिंग को आप रेंट पर लेते हो, तो आपको रेंट पे करना होता है, आपको सैलरी पे करना होता है, आपको टेलीफोन का बिल देना होता है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको देना होता है ना, उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट, आपको कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो ऐसा आपको बहुत सारे आपको छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं। आप स्टेशनरी खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी सब एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली इनका एम क्या रहता है, इस बिजनेस को रन करना। जो हमारा बिजनेस किस चीज़ का हो सकता है, या तो गुड्स को बेचने का या सर्विसेज को देने का। तो पहली बात है, अकाउंट्स में अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखो कि गुड्स और सर्विसेज हमेशा साथ में वर्ड आएंगे। क्यों? क्योंकि या तो कोई गुड्स में डील करता है बिजनेस, और या तो कोई बिजनेस सर्विसेज में देने में डील करता है। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये लोग कभी गुड्स को नहीं बेचते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्विसेज देते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सर्विसेज देता है। तो हमेशा कोई भी बिजनेस या तो गुड्स में डील करता है या सर्विसेज में डील करता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये हम क्यों इनकर करते हैं, अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और हमारा बिजनेस किस चीज़ का हो सकता है, या तो गुड्स को बेचने का या तो सर्विसेज को देने का। ठीक है, तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक बिजनेस जो भी कॉस्ट को इनकर करता है, उन खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस भी कभी कभी 2 टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है प्रीपेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग। इनका मतलब क्या हो गया, कभी कभी आप क्या करते हो ना, जैसे यार कौन हर महीने रेंट पे करे, एक काम करता हूँ मैं तेरे को 3 मंथ्स का रेंट तेरे को पे कर देता हूँ इकट्ठा ही। ठीक है, तो ऐसे वाले रेंट को हम लोगों ने क्या समझ लिया, ये हो गया हमारा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड का मतलब सो बेसिकली क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एडवांस। एडवांस में अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस का पैसा दे देते हैं तो हम ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, हम ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने अगर 3 महीने का रेंट पे कर दिया, किसी इंसान को अगर ज़रूरत थी सैलरी की, तो हम लोगों ने उसको बोला यार एक काम कर, तो 2 महीने की सैलरी इकट्ठी ले ले। टेलीफोन बिल हम हर महीने पे करते हैं, कौन हर महीने हज़ार रुपये का टेलीफोन बिल कर दे, यार हमने इकट्ठा हमने 5000 रुपये का पे कर दिया, है ना। तो हमने इन सब एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ऑब्वियसली प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। और वो भी कौन सा टाइप का एसेट हो जाएगा, करंट एसेट। क्यों? क्योंकि हमको इकोनॉमिक बेनिफिट हमको कब तक के लिए प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए। तो क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपना एसेट हो गया। और ऐसी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इससे ऑपोजिट, यार मैं रेंट ही पे नहीं कर रही हूँ, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, है ना, 2-3 महीने का ड्यू चल रहा है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी रेंट या कोई भी एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, ड्यू बट नॉट पेड। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब, वो ड्यू तो हो चुका है बट मैंने अभी तक उसको पे नहीं करा है। ड्यू बट नॉट पेड, ये लाइन को याद रखिए, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू हो जाना बट उसको पे नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मैंने एम्प्लॉयज़ की, मैंने 3 महीने से मैंने उनकी सैलरी को पे नहीं करा है, तो उनकी सैलरी ड्यू तो हो चुकी है, ड्यू तो हर महीने के 1 तारीख को हो जाती है, पर मैंने उसको पे नहीं करा है। तो अगर मैं पे नहीं करती हूँ तो मैं ऐसे एक्सपेंसेस को क्या बोलती हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, ड्यू बट नॉट पेड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हो जाते हैं, लायबिलिटी। और वो भी कैसी वाली लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो मेरे को आने वाले 1 फाइनेंशियल ईयर में पे करना ही करना है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जो भी कोई लायबिलिटी या कोई भी एसेट होता है, जब हम लोगों ने इसको ये माना था
कि भाई वो करंट है या नॉन करंट है, तो हमने उसको 1 फाइनेंशियल ईयर में वो करा था। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि भाई हम लोगों ने कंसिडर करा कि अगर 2 महीने की सैलरी किसी की ड्यू चल रही है ना, तो मैं उसको पे कर दूंगी 1 साल के अंदर अंदर। तो हम लोग ये जो स्टेटस ये जो निकाला जाता है उसका करंट या नॉन करंट होने का, वो हम लोग उस हिसाब से निकालते हैं कि जिस डेट पर हम ये सोच रहे हैं उस डेट पर हमने क्या डिसाइड करा है कि हम उसको पे कब करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल के बाद में। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकली कि भाई मैंने तो उसको कर दिया कि वो करंट लायबिलिटी है, बट कभी कभी मैंने उसको 1 साल के अंदर सैलरी पे नहीं करी है, मे बी 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन करंट लायबिलिटी बन गई। बट सिंपल सी एक बात है कि जब हम ये डिसाइड करते हैं जिस डेट पर, अगर मैं आज इस वाली डेट पे खड़ी हूँ तो मैं आज इस डेट पर मैं क्या सोच रही हूँ कि भाई मेरे को इसको 1 साल में चुकाना है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो वो मैं आज सोच करके मैं उसको दोनों के बीच में डिवाइड करूँगी कि वो करंट है या नॉन करंट है। ठीक है, प्रैक्टिकली बाद में क्या होता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको वापस से आप इसको रिक्लासीफाई भी कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको 1 साल करंट में डाल दिया है बट अब आपको फील हो रहा है यार अभी 3-4 साल और लगेगा, तो आप उसका रिक्लासिफिकेशन भी कर सकते हो। तो अकाउंट में रिक्लासिफिकेशन करने के भी बाद में अपने एक रूल्स होते हैं, आप उस तरीके से रिक्लासिफाई करते हो, बट आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है एक्सपेंस। ठीक है, तो आपके जो हमने इतना समझ लिया कि जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेंगे वो हमारे एसेट्स रहते हैं, और अगर हमारी कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं लायबिलिटी। इसके बाद के टर्म्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।